तो दोस्तों आज हो गया है 27 अगस्त 2025। एक बार फिर हाजिर हुए हैं देश दुनिया की खबरों के साथ। जैसे कि पहली खबर, इजरायली सैनिकों की हरकत के बाद सीरिया का बड़ा ऐलान, अपने देश की हिफाजत के लिए कुछ भी करने को तैयार। क्या इजरायल के खिलाफ युद्ध में उतरेंगे सीरिया? जानेंगे पूरा मामला। और अगली खबर में आपको बताएंगे फ्रांसीसी प्रेसिडेंट मैक्रोन का नेतन्याहू को अल्टीमेटम, गाजा की जंग रोको वरना बंद गली में फंसोगे। और इसी के साथ आपको बताएंगे रूस से तेल लेने पर भारत पर टैरिफ लगाने वाला अमेरिका खुद पुतिन से कर रहा गुप्त सौदेबाजी, सामने आया सबसे बड़ा पाखंड। और इसी के साथ उत्तराखंड की धामी सरकार को मदरसों को लेकर कोर्ट की तरफ से नोटिस, क्या जमीयत को मिलेगी जीत? दोस्तों सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले अगर आप भी मजलूमों के साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों सीरिया और इजरायल के बीच हालात फिर से बिगड़ते जा रहे हैं। सीरिया ने साफ साफ कह दिया है कि वो अपनी ज़मीन और अपने लोगों की हिफाजत हर हाल में करेगा और इसके लिए जो भी कदम ज़रूरी होगा कानून अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो उठाएगा। अब सवाल ये कि क्या सीरिया इजरायल के खिलाफ हथियार उठाएंगे, क्योंकि इनके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। और वैसे भी एक्सपर्ट पहले ही चेतावनी दे दी थी कि फिलिस्तीन के बाद इजरायल का टारगेट और भी अरब देशों की ज़मीन पर कब्जा करना है और इसकी शुरुआत इजरायल ने कर दी है। यही वजह है कि सीरिया की तरफ से ये सख्त बयान आया है। दरअसल हाल ही में इजरायल ने सीरिया के कुनेत्रा इलाके में एक घर पर हमला किया जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। इसके अलावा इजरायली फौज ने गाँव में छापेमारी की, लोगों को गिरफ्तार किया और अब भी गैर कानूनी तौर पर जबल अल शेख यानी माउंट हरमोन और उसके आसपास के इलाकों पर कब्जा किए हुए हैं। सीरिया ने इन कार्रवाइयों को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून की खुली धज्जियां उड़ाना बताया और कहा कि ये पूरे इलाके की शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने वाली हरकतें हैं। दमिश्क ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद से अपील की है कि वो तुरंत दखल देकर इजरायल को रोके। दोस्तों आपको बता दूं कि सिर्फ अगस्त महीने में ही इजरायली सेना 4 बार सीरिया के कुनेत्रा इलाके में घुसपैठ कर चुकी है और पिछले 7 महीनों में इजरायल ने एक 15 किलोमीटर चौड़ा सुरक्षा जोन भी कब्जा करके रखा है। अब बात करें पड़ोसी मुल्कों की तो तुर्की और जॉर्डन दोनों ने खुलकर इन हमलों की निंदा की है। तुर्की का कहना है कि इजरायल की ये कार्रवाइयाँ सीरिया की संप्रभुता और उसकी एकता पर सीधा हमला है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये हमले नहीं रुके तो पूरे क्षेत्र में अमन चैन बर्बाद हो जाएगा। तुर्की ने यह भी दोहराया कि वो सीरिया की एकता, सुरक्षा और आतंकवाद मुक्त भविष्य का समर्थन करता रहेगा। उधर जॉर्डन ने भी इजरायल की हरकतों को खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय कानून की तौहीन और बेहद खतरनाक उकसावा बताया। जॉर्डन ने कहा कि इस तरह के हमले न सिर्फ 1974 की सीरिया इजरायल की डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट का उल्लंघन है, बल्कि एक अरब देश की संप्रभुता पर सीधा हमला भी है। जॉर्डन ने दोबारा साफ किया कि वो सीरिया की जमीन, उसके लोगों और उसकी सुरक्षा के साथ खड़ा है। वैसे दोस्तों अब देखना यह है कि सीरिया इजरायल की इस हरकत पर क्या कदम उठाते हैं। लेकिन सीरिया अभी जंग लड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जब उसकी जमीन पर दुश्मन कब्जा करे और वजूद खतरे में लगे तो कुछ तो करना ही पड़ता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों फ्रांस और इजरायल के बीच भी रिश्ते इस वक्त सबसे ज्यादा तनातनी भरे मोड़ पर पहुंच गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सीधे सीधे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी। मैक्रोन ने नेतन्याहू को भेजी चिट्ठी में कहा, अब ये खतरनाक और गैर कानूनी जंग बंद करो। गाजा में लगातार युद्ध छेड़ना तुम्हारे मुल्क को शर्मिंदा कर रहा है और तुम्हारी कौम को एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहा है जहां सिर्फ बंद गली है। मैक्रोन ने यह भी साफ कर दिया कि वेस्ट बैंक में गैर कानूनी बस्तियां बसाना बंद करो और दुनिया के उन मुल्कों का हाथ थामो जो तुम्हें शांति का रास्ता दिखा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपनी पहल का बचाव करते हुए कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देना दरअसल इजरायल के लिए ही शांति का दरवाजा है। उन्होंने इजरायल के उस आरोप को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि फ्रांस हमास का साथ दे रहा है। मैक्रोन ने कहा, एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य ही दरअसल हमास के अंत का असली रास्ता है। दोस्तों इससे पहले 17 अगस्त को नेतन्याहू ने मैक्रोन को खत लिखा था और आरोप लगाया कि फिलिस्तीन को मान्यता देने की तुम्हारी कोशिश ने फ्रांस में यहूदी विरोध की आग भड़का दी। उनका कहना था कि
फ्रांस में यहूदी विरोधी घटनाएं बढ़ रही और सरकार इस पर सख्ती से रोक नहीं लगा रही। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, भारत पर रूसी तेल खरीदने की वजह से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने वाला अमेरिका खुद रूस से एनर्जी डील करने की कोशिश कर रहा है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक ट्रंप और पुतिन के बीच 15 अगस्त को अलास्का में हुई मुलाकात के दौरान इस डील पर बातचीत हुई थी। अमेरिकी कंपनी एस्कॉन मोबिल ने रूस की सखालिन 1 ऑयल और गैस प्रोजेक्ट में फिर से शामिल होने और रूस को अमेरिकी इक्विपमेंट बेचने की बात की थी। दोस्तों, यूक्रेन पर 2022 में रूसी हमले के बाद अमेरिका ने रूस के एनर्जी सेक्टर पर कई प्रतिबंध लगाए थे, जिससे रूस को विदेशी निवेश मिलना बंद हो गया। अब अमेरिकी अधिकारी रूस को शांति के लिए राजी करने के लिए कुछ प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका रूस से एटमी एनर्जी से चलने वाले बर्फ तोड़ने वाले जहाज खरीदने का भी सोच रहा है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि व्हाइट हाउस 15 अगस्त को अलास्का सम्मेलन के बाद एक बड़ा निवेश सौदे का ऐलान करना चाहता था। ट्रंप को लग रहा था कि यह उनकी जीत होगी, लेकिन 3 घंटे की बैठक के बाद भी कोई बड़ा समझौता नहीं हो पाया। इससे पहले 6 अगस्त को अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने मॉस्को दौरे के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और रूसी इन्वेस्टमेंट प्रतिनिधि किरिल दिमित्रियोव के साथ इस मुद्दे पर बात की थी। राष्ट्रपति ट्रंप को इसकी बातचीत की जानकारी थी। दोस्तों, अमेरिका का आरोप है कि रूसी तेल खरीदने की वजह से पुतिन को यूक्रेन जंग जारी रखने में मदद मिल रही है। ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे खुले बाजार में मुनाफे के साथ बेच रहा है। भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूस के हमले से यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। इसके जवाब में भारत ने अमेरिका को याद दिलाया कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत को रूस से तेल खरीदना पड़ा, क्योंकि उसका पुराने ऑयल सप्लायर यूरोप को सप्लाई करने लगे थे। उस वक्त अमेरिका ने भारत को ऐसा करने के लिए बढ़ावा दिया था। दोस्तों, अब सवाल ये कि एक तरफ अमेरिका रूस से व्यापार करने वाले भारत पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और खुद रूस से व्यापार करने की सोच रहा है। इन हालात पर बस एक ही शब्द निकलता है, ये तो बड़ा ही दुग्गल निकला। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मदरसों को बिना नोटिस बंद करने के मामले में मंगलवार को पुष्कर सिंह धामी सरकार को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को 6 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। ये निर्देश जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की उस याचिका पर आया है, जिसमें मदरसों को बिना नोटिस दिए बंद किए जाने की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। जमीयत की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े अदालत में ऑनलाइन जुड़े थे। उन्होंने दलील दी कि उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2016 के तहत मदरसों को पंजीकरण अनिवार्य नहीं है और गैर रजिस्टर्ड मदरसों को गैर कानूनी नहीं ठहराया गया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को संविधान से अपने शैक्षणिक संस्थान यानी तालीमी अदारा चलाने का अधिकार हासिल है। वहीं राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि जमीयत सीधे प्रभावित पक्ष नहीं है, लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया। जमीयत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इस कार्रवाई को मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि मदरसों को गैर कानूनी ठहराकर बंद करना लाइफ लाइन को समाप्त करने की साजिश है, यानी जिंदगी जीने को समाप्त करने की साजिश है और जमीयत इस लड़ाई को कानूनी और लोकतांत्रिक मोर्चे पर जारी रखेगी। ये मामला अब 6 हफ्ते बाद फिर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कुछ बीजेपी शासित राज्य ऐसे हैं जो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार को ही विकास मानते हैं। जो जितना मुसलमानों को सताएगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा, यानी उनका उतना ही चर्चा होगा। और कहते हैं ना कि हम बाहरी दुश्मनों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन अपने देश में नफरत से नहीं लड़ सकते, और देश का सबसे बड़ा कैंसर यही नफरत है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।